So welcome to recording of the winter 2022 examination model answer sheet. फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी 5, 10 मार्क के लिए होता है। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो सबसे पहला डिफाइन डेटा अब्स्ट्रैक्शन एंड इंस्टेंस। सो डेटा अब्स्ट्रैक्ट, सबसे पहले अब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ लो। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जो पार्ट यूजर को दिखाना जरूरी है, जिस पार्ट में यूजर इंटरेस्टेड है वो चीज यूजर को दिखानी चाहिए, और बाकी जो बैकग्राउंड डिटेल है वो यूजर से हाइड करने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज डेटा अब्स्ट्रैक्शन। ओके, टेल और शो द इसेंशियल पार्ट विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। या दूसरे वर्ड में हम ये बोल सकते हैं कि अब्स्ट्रैक्शन यानी हमने ये बताना चाहिए कि क्या करना है विदाउट टेलिंग हाउ टू डू इट। जैसे मैं आपको बोलूंगा क्लोज द डोर, ये अब्स्ट्रैक्शन हो गया। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि डोर को कैसे क्लोज करना है। ठीक है। सो अब्स्ट्रैक्शन के 3 लेयर होते हैं आरडीबीएमएस में। सबसे लोएस्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर, ये सबसे नीचे रहती है। ये थोड़ा उल्टा लिखना चाहिए आप। ठीक है, सबसे नीचे कौन सी लेयर रहेगी? फिजिकल लेयर। उसके अबाउ लॉजिकल लेवल, और उसके अबाउ व्यू लेवल। फिजिकल लेवल में डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, लॉजिकल लेवल में फिर डेटाबेस का डेटा आता है, और व्यू लेवल में से उस डेटा को आप एक्सेस, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कर सकते हो। तो देखिए, हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के या डेटाबेस के कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना है? हाइड करना है। फ्रॉम एंड यूजर, एंड यूजर यानी वो लोग जो डेटाबेस को यूज करते, एक्सेस करते। ओके, थ्रू डिफरेंट लेवल्स। कितने डिफरेंट लेवल्स है? 3 इज नोन एज डेटा अब्स्ट्रैक्शन। मेनी एंड यूजर्स आर नॉट कंप्यूटर ट्रेन। अब ये कॉम्प्लेक्सिटी हाइड क्यों करना है, कस्टमर को दिखानी क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स, एंड यूजर जो होते हैं वो टेक्नोसावी नहीं होते हैं, उनको कंप्यूटर सिस्टम का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। तो हम नहीं चाहते कि उनको ये सब दिखाया जाए। इट इज नीड टू हाइड कॉम्प्लेक्स डेटा फ्रॉम सच ए यूजर्स। तो अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है इसेंशियल रिक्वायर्ड पार्ट शो करो, बैकग्राउंड डिटेल, कॉम्प्लेक्सिटी, इंप्लीमेंटेशन डिटेल हाइड करो। ये हाइड करने के लिए 3 लेयर्स का यूज होता है। सबसे लोएस्ट फिजिकल लेवल, उसके ऊपर लॉजिकल लेवल, उसके ऊपर व्यू लेवल। अब आते हैं हम इंस्टेंस के तरफ। ओके, इंस्टेंस समझने के लिए आपको स्कीमा समझना भी जरूरी है। डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है, रोज, कॉलम, डेटा टाइप, ये सब क्या हो गया? स्कीमा। और उसके अंदर जो डेटा होता है, उसके अंदर जो वैल्यूज होते हैं, ओके, उस स्कीमा के अंदर क्या होते हैं? वैल्यूज। ये वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम? इंस्टेंस। सो रेड कलर में जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्कीमा, और उसके अंदर के जो वैल्यू है वो इंस्टेंस। इसको इंस्टेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एवरी इंस्टेंस, एवरी सेकंड दिस वैल्यू कैन बी चेंज। क्या जनरली चेंज नहीं होता? स्कीमा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? इंस्टेंस। देखिए, द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, इसमें ये वर्ड आना बहुत जरूरी है। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। अभी मैं बात कर रहा हूँ 8:08:09 पे, तो अभी जो डेटा है वो है इंस्टेंस। 10 सेकंड बाद ये इंस्टेंस बदल भी सकता है। इट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। एग्जाम्पल, लेट्स से अ टेबल टीचर, एक टीचर नाम का टेबल है जो हमारा अभी डेटाबेस का हम टेबल पकड़ के चल रहे हैं, जिसमें 50 रो है, जो कुछ भी है। अब उसमें के वैल्यू हर सेकंड चेंज हो सकते हैं। तो इंस्टेंस का मतलब होता है जो हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंस। एट नेक्स्ट मोमेंट द इंस्टेंस में चेंज। तो ये हो गया आपके 2 मार्क्स। नेक्स्ट है स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो रेड्यूडेंसी यानी रिपीटेशन को कम करता है, डेटा का जो रिपीट रिपीट स्टोर करना है उसको रिड्यूस करता है, डेटा की कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को इंप्रूव करता है। ओके, डेटा कंसिस्टेंट रहता है, इंटीग्रिटी यानी करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ डेटा इंप्रूव होता है, डेटा सिक्योरिटी इंप्रूव होती है, डेटा प्राइवेसी आल्सो गेट इंप्रूव।
डेटा एक्सेस इजीली हो जाता है, एस यानी इजी, इजी टू रिकवर द डेटा, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब एडवांटेजेस है डीबीएमएस। हमारे पास हमारे जो नोट्स है उसमें 10 एडवांटेजेस, 10। डिफाइन नॉर्मलाइजेशन, एनलिस्ट इट्स टाइप। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पता है कि एक बड़ा जो टेबल होता है, उस बड़े टेबल में बहुत सारे एनोमलीज होते हैं, इंसर्ट एनोमली, डिलीट एनोमली, अपडेट एनोमली। ये एनोमलीज को हम क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस या रिमूव करना चाहते हैं। कोशिश रहती है रिमूव करें, या रिमूव फुल्ली ना हो पाए तो एक बहुत ज्यादा लेवल तक रिड्यूस तो भी कर पाए। तो इसके लिए बड़े टेबल को क्या करना पड़ता है, छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करना पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग और ऑफ ब्रेकिंग डिवाइड करना द बिग टेबल्स इनटू स्मॉलर टेबल्स, ताकि रेड्यूडेंसी, इंसर्शन एनोमली, अपडेट एनोमली, डिलीट एनोमली, एनोमली यानी प्रॉब्लम, ये सब क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के टाइप्स है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बाइसिकुड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल। So normalization is the process where big table is divided into smaller table in order to remove the redundancy, insertion, update, delete, anomaly and other database problems. Write syntax for creating and renaming the table. Create table का syntax देखिए, कमांड क्या रहेगी, फिर क्या रहेगा टेबल का, ब्रैकेट्स कौन से यूज होंगे, राउंड वाले, फिर कॉलम 1 डेटा टाइप साइज, कॉलम 2 डेटा टाइप साइज, कॉलम 3 डेटा टाइप साइज, आखिरी में क्या आएगा, सेमीकोलन। यहाँ आप एक और दिख देना उसके सामने, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी लिख सकते हैं आप, जैसे प्राइमरी की वगैरह, है ना। नेक्स्ट आता है रीनेम टेबल का सिंटैक्स। पहले क्या लिखेंगे आप, रीनेम, इसमें टेबल वर्ड नहीं है, नहीं तो तुम्ही घाई घाईत काय कराल, क्रिएट टेबल आहे तसं रीनेम टेबल, नो, ओनली रीनेम, टेबल वर्ड उसमें नहीं है। रीनेम ओल्ड नेम टू न्यू नेम सेमिकोलन, कौन सा कीवर्ड नहीं है, टेबल। एनलिस्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल एसक्यूएल ऑपरेटर, अरिथमेटिक में प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉडुलस, लेकिन इन्होंने ऑपरेटर के सिंबल गलत लिखे, डिवीजन के लिए स्लैश और मॉडुलस के लिए परसेंटेज। हाँ हाँ, मतलब इन्होंने नाम बराबर लिखे, सिंबल्स गलत किए, तो वो करेक्ट कर लेना। और लॉजिकल ऑपरेटर है ऑल, एंड, और, बिटवीन, इन, नॉट, एनी, लाइक, ये सब एग्जांपल्स हमारे नोट्स में है। ऑल का भी है, एंड का भी है, और सब यूनिट नंबर 2। ठीक है, यहाँ तो एनलिस्ट ही करना था। नेक्स्ट है राइट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग एंड ड्रॉपिंग द व्यू, अभी अभी हुआ हमारा व्यू टॉपिक रिवीजन में, है ना। क्या लिखेंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम, आप क्रिएट अपने नोट्स में और भी प्रॉपर सिंटैक्स है, क्रिएट व्यू फिर स्क्वायर ब्रैकेट में और रिप्लेस, तो पूरा लिखना फुल प्रूफ, क्रिएट ब्रैकेट में आर रिप्लेस व्यू, व्यू का नेम, एज सिलेक्ट, जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम, फ्रॉम टेबल नेम के ब्रैकेट में यस लिखना चाहिए, टेबल नेम्स, क्योंकि बेस टेबल कैन बी मोर देन वन, वेयर कंडिशन, आपल्या नोट्स बघा तुम्ही, आर रिप्लेस, टेबल नेम्स कॅन बी मल्टिपल, सगळं दिलेलं आहे। आणि ड्रॉप कसं करायचं, ड्रॉप व्यू नेम, तो भले ही इससे आप एक ओवरऑल रेफरेंस लेना, लेकिन फिर फॉलो नोट्स को करना, सो बेटर में नोट्स शुड आल्सो बी ओपन एट द सेम टाइम। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ PLSQL, बहुत एडवांटेजेस है, उसमें से 2, वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल, ताकि वो मैनेजेबल, रीडेबल, इजी हो जाए। और क्या होता है एचक्यूएल में, रीयूजेबिलिटी अच्छी होती है, सिक्योरिटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। परफॉर्मेंस कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। PLSQL नहीं होता तो इंडिविजुअल क्वेरीज रन करने पड़ते थे, PLSQL में ग्रुप ऑफ क्वेरीज एट ए टाइम, और ग्रुप बनाने के लिए आप क्या करते, पहले बिगिन कीवर्ड लिखते, फिर 8-10 क्वेरी लिखते और फिर एंड। अब 8-10 क्वेरी जो बिगिन और एंड के बीच में लिखा है उसका ग्रुप बन जाएगा और एट ए टाइम रन होंगे, तो आपको 10 मार्क मिल गए, सिंपल था, बराबर है। नेक्स्ट है
3 क्वेश्चन छुड़ाना है 12 मार्क के लिए, यानी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। एक्सप्लेन 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो सबसे, या ऐसे नाम मत दो आप, अपने नाम दो। कौन से? फिजिकल, लॉजिकल, व्यू लेवल सबसे। और अगर आप नोट्स में देखोगे ना तो मैंने प्रॉपर बुलेट पॉइंट से करके दिया है। आप देखो, अभी मैं दिखाता हूँ। एंड फर्स्ट यूनिट का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है अपने ऐप पे। असंच लिहायचं एक्झाम मध्ये, जसं आपल्या नोट्स मध्ये। आय विल शो यू नाव कसं असं। सगळ्यात खालची लेवल कोणती? त्याच्यावरची व्यू लेवल। व्यू लेवल मल्टिपल का बरं असतात सांगतो। फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या बँकेचं सर्व्हर आहे, बँकेचं सॉफ्टवेअर आहे, तर कॅशियरला दिसणारा व्ह्यू अलग, मॅनेजरला दिसणारा व्ह्यू अलग, लोन डिपार्टमेंटला दिसणारा व्ह्यू अलग, बरं आहे ना? फॉर एक्झाम्पल, माझ्या स्कूलमध्ये आता ERP सॉफ्टवेअर आहे, जेव्हा प्रिन्सिपल लॉग इन करतात तर त्यांना वेगळा डेटा दिसतो, त्यांना सगळ्या स्कूलचा दिसतो। HOD ने लॉग इन केलं तर त्यांना फक्त त्यांच्याच डिपार्टमेंटचा दिसतो, टीचरनी केला तर त्यांना फक्त स्वतःचाच दिसतो। म्हणजे कोणाला कोणता डेटा दाखवायचा तर सगळ्यांसाठीच कॉमन आहे का? नाही। इट इज चेंज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसलिए व्यू लेवल में उतने ड्रॉ करते हैं हम व्यू। ठीक है, तो सबसे नीचे की लेवल कौन है? तो ऐसे बुलेट पॉइंट में देखो, डायरेक्ट पता चलता क्या होता। फिजिकल लेवल कैसी लेवल है? इसमें हम क्या डिफाइन करते? ओके, ये सबसे लो कॉम्प्लिकेटेड होती है। और नॉर्मल यूजर तो व्यू लेवल पे है ना, तो उनसे फिजिकल लेवल क्या होती है? हाइट। समझ में आया? नेक्स्ट कौन सी लेवल है? लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल किसके आगे है? फिजिकल लेवल पे। यहाँ पे हम डिफाइन करते थे हाउ टू स्टोर द डेटा, यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट डेटा टू बी स्टोर। डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसमें कौन सा डेटा जाएगा, ये भी लॉजिकल लेवल डिसाइड करती है। लॉजिकल लेवल को फिजिकल या व्यू लेवल के कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, वो अपना खुद का देखेगा। ठीक है, फिर आती है व्यू लेवल। व्यू लेवल का यूज कौन करता है? एंड यूजर। ठीक है, व्यू लेवल व्यू लेवल को नीचे के 2 लेवल विजिबल रहते क्या? नहीं। ठीक है, व्यू लेवल ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी चाहिए, यूजर फ्रेंडली बनानी चाहिए, क्योंकि वहां यूजर्स ऐड रहते हैं। ठीक है, तो 3 लेवल है। इसको अब्स्ट्रक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि व्यू लेवल वाला जो यूजर है उसको लॉजिकल लेवल और फिजिकल लेवल का कुछ दिखता क्या? नहीं। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉजिकल एंड फिजिकल लेवल है, दैट इज हिडन फ्रॉम यूजर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया आपको? यस और नो? तो ये ऐसे नाम मत दो। ओके, मार्क्स कटने वाले काम है भाई ये सब। ओके, नेक्स्ट है राइट SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। एक टेबल बनाने के लिए बोला है। ओके, तो चलो, क्या है टेबल का नाम? स्टूडेंट। रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर लिया है, और प्राइमरी की इंटीजर चलेगा, नंबर भी चलेगा। हमारे नोट्स में नंबर है ना, नंबर इज आल्सो ओके, इंटीजर आल्सो इज ओके। ओके, फिर नेम है, नेम का डेटा टाइप क्या है? और साइज 30। नेम को क्या दिया है? नॉट नल, क्योंकि उन्होंने बोला है नेम मार्क्स सब नॉट नल होना चाहिए। मार्क्स को भी क्या दिया है? नॉट नल। सिटी को नॉट नल क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है। आता ना क्वेश्चन, क्रिएट टेबल स्टूडेंट विथ फॉलोइंग एट्रीब्यूट, रोल नंबर एज अ प्राइमरी की, नेम मार्क्स एज अ नॉट नल एंड सिटी। अगर आपने सिटी को नॉट नल किया तो फिर आपके मार्क्स नल। समझ में आया? तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इंक्रीज द साइज ऑफ एट्रीब्यूट नेम बाय 10। एट्रीब्यूट की साइज क्या करना है? बढ़ाना है, तो अल्टर टेबल करना पडेगा। अपडेट नाही, अल्टर। टेबलचं स्ट्रक्चर बदलायचं असेल तर अल्टर, आणि त्याच्या आतमधल्या व्हॅल्यूज बदलायचे असेल तर अपडेट। अल्टर टेबल, टेबलचं नाव काय? टेबलचं नाव स्टूडेंट। ऍड, कोणता कॉलम ऍड केला? डेट ऑफ बर्थ, त्याचा डेट काहीतरी चुकलं रे। हा बरोबर, ऍड कॉलम डेट ऑफ बर्थ इन अबाउट स्टूडेंट। तर काय वापरावं लागेल आपल्याला?
अल्टर टेबल, टेबलचं नाव स्टुडंट, ऍड कोणता कॉलम ऍड करायचा, डेट ऑफ बर्थ, डेटा टाइप काय आहे, व्यार कॅर, साईज काय आहे 20, तर व्यार कॅर कशाला ठेवता, डेट ऑफ टाइप डेट ठेवा ना, DAT डेट. नेक्स्ट, increase the size of attribute name by 10, alter table student, modify name, where care 30 होतं तर काय करून टाकाल 40, तर तिथे नोट लिहायचं कन्सिडरिंग द प्रिव्हियस साइज इज 30, नाही तर ते 40 काय बरं केलं आपल्याला समजलं पाहिजे ना, त्यांनी 10 वाढवा म्हटलं ना, आपण डोकं काय लावायचं, खाली नोट लिहायची कन्सिडरिंग द प्रिव्हियस साइज इज 30 लाईक दॅट. आणि ती नेक्स्ट सांगितलंय त्यांनी, स्टुडंट टेबलचं नाव काय करा, स्टूड, तर रिनेम स्टुडंट टू स्टूड, हे सगळ्या डिटेल क्वेरी आहे, सिंपल आहे, कळलं. नेक्स्ट, राइट अँड एक्सप्लेन द सिंटॅक्स फॉर क्रिएटिंग एंड ड्रॉपिंग इंडेक्स विथ एन एग्जाम्पल. अभी अभी किया है हमने, क्रिएट इंडेक्स एंड ड्रॉप इंडेक्स. क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम ब्रॅकेट मध्ये कॉलम नेम. एक्झाम्पल बघा, कमांडचं नाव सांगा एक्झाम्पल मध्ये, इंडेक्सचं नाव सांगा, कोणत्या टेबलवर बनवला, त्यातल्या कोणत्या कॉलमवर. ओके, सांगा बरं, हा 4 पैकी कोणत्या टाइपचा इंडेक्स है, सिंपल इंडेक्स. और इंडेक्स को ड्रॉप कैसे करना, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम. ओके, जैसे कि ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम, आन बिन काही लिहायची गरज नाही. लिहिलं तरी चालते, नाही लिहिलं तरी चालते, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स का नाम इज सुटेबल. PLSQL कोड टू रिव्हर्स द नंबर, हे आठवते का तुम्हाला, आपण C++ मध्ये प्रोग्राम्स खूपदा केलाय, ठीक आहे, तर समजून सांगतो, डोंट वरी. हा, हे जे ऍड्रेसचं साइन आहे ना, हे ऍड्रेसचं साइन दिलं तरी चालते, किंवा 2 डॉट दिले तरी चालते इनपुट घेताना. चला, रिव्हर्स द नंबर. ओरिजिनल नंबर कोण, एन. लूप साठी कोण आहे, आय असेल. लूप साठी आहे का, की आय वापरलाच नाही, आय वापरलाच नाही, धन्यवाद, गरज नाही मग याची. रिव्हर्सची इनिशियल व्हॅल्यू, आणि रिमाइंडर साठी आर. सपोज आपण नंबर घेतला 28, तो किती झाला पाहिजे 28 चा, 82. कसं केलाय बघा, कोणाची व्हॅल्यू इनपुट घेतली आपण, किती, लूप कुठपर्यंत सुरू राहील, जोपर्यंत नंबरची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 आहे तोपर्यंत लूप सुरूच राहील. तर मग सध्या तर नंबरची व्हॅल्यू 28 आहे, मग ती ग्रेटर दॅन 0 आहे का, यस, मग लूप सुरूच राहील. ठीक आहे, तर नंबरची व्हॅल्यू सध्या ग्रेटर दॅन 0 आहे. ओके, म्हणजे ती 28 ग्रेटर दॅन 0 झाला ना, म्हणजे लूप काय राहील, कंटिन्युअसली सध्या सुरूच राहील. ठीक आहे. मॉड, नंबरला कितीने मॉड केलं, 10 नी, बरोबर आहे, नंबरला 10 नी मॉड केलं. नंबर आहे 28, 28 ला 10 नी मॉड केलं तर रिमाइंडर किती, 8, तर रिमाइंडरची व्हॅल्यू झाली 8. लूप कुठपर्यंत चालणार आहे, नंबर ग्रेटर दॅन 0. सध्या नंबर किती आहे, तर तो ग्रेटर दॅन 0 आहे, म्हणजे लूप सुरू राहील. ठीक आहे, मग लूप सुरू झाला, त्यासाठी लूप कीवर्ड पाहिजे. मॉडनी रिमाइंडर मिळतो, 28 ला 10 नी मॉड केलं तर रिमाइंडर किती आला, 8. आता रिव्हर्सची व्हॅल्यू किती आहे सध्या, 0, ती इथे टाका, रिव्हर्सची व्हॅल्यू 0. 0 मल्टिप्लाय बाय 10, 0, प्लस रिमाइंडरची व्हॅल्यू 0 प्लस 8, 8 कोणाला असाइन झालं, तर रिव्हर्सची नवीन व्हॅल्यू किती झाली 0 वरून. आता इथे रिव्हर्स, तो ब्ल्यू कलर मध्ये मी 0 लिहिलेला आहे, त्याला मल्टिप्लाय बाय 10 केलं तर 0 मल्टिप्लाय बाय 10, 0. आलेल्या आन्सर मध्ये आर म्हणजे किती ऍड केला, 8, 0 प्लस 8, आन्सर इज 8. 8 कोणाला असाइन झालं, रिव्हर्सला, म्हणजे आता रिव्हर्सची जुनी व्हॅल्यू 0 मेंटेन राहील, की आता नवीन व्हॅल्यू 8 होऊन जाईल, 8 होऊन जाईल. ठीक आहे, आता नेक्स्ट आहे ट्रंक. ट्रंक, ट्रंकने काय होते, डेसिमल पॉइंट निघून जातात. n ला डिवाइड केलं 10 नी, n किती होतात, त्याला डिवाइड केलं 10 नी, तर आन्सर येते 2.8. पण 2.8 मधला 0.8 काढून टाका, कारण ट्रंक आहे, उरला कोण,
2 म्हणजे तुमचा नवीन नंबर कोण झाला आता? तुमचा नवीन नंबर झाला 2, हा उडला. नवीन नंबर कोण झाला? 2 झाला, कारण त्याला आपण डिवायडेड बाय 10 केला. आन्सर किती आला? 2.8. ट्रंकच्यानी तो 0.8 निघून गेला, उरला कोण? 2. लूप रिपीट करा. आता जेव्हा लूप रिपीट होईल तेव्हा आपला नंबर किती आहे? आपला नंबर 2 आहे, तो पण ग्रेटर दॅन 0 आहे. लूप सुरू ठेवा. मॉड मध्ये या 2 ला 10 नी मॉड केलं तर रिमाइंडर किती? 2, कारण भाग जातच नाही. 2 ला 10 नी मॉड केलं तर रिमाइंडर 2च. रिव्हर्स ची व्हॅल्यू किती आहे? 8. 8 इंटू 10, 80 प्लस 2, 82. हो गया रिवर्स, बराबर है, नंबर रिवर्स हो गया. अब ट्रंक में आई है, नंबर कितना था? 2. 2 को 10 से मॉड किया तो ट्रंक का आंसर 0. अब ये 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन, लूप के बाहर चले जाइए, एंड लूप के बाहर, और जो आंसर आया उसको प्रिंट कर दीजिए. एक बार शॉर्ट में फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए, लेकिन अब फास्ट बताऊंगा. तो ये लॉजिक हमने C++ में ऑलरेडी यूज किया है. सो जो नंबर इनपुट घेणार 28, त्याच्यासाठी व्हेरिएबल कोण आहे? कोणता व्हेरिएबल इथे काम नसताना घेऊन ठेवलाय? आय. सोडून द्या त्याला. रिव्हर्सची इनिशियल व्हॅल्यू 0. कोलन किती वेळा? एकच वेळा, लेफ्ट साइडने. आणि रिमाइंडर नावाचा एक व्हेरिएबल आहे आर. बिगिन कशाची व्हॅल्यू इनपुट घेतली? नंबरची. फॉर एक्झाम्पल ती 28 आहे. किती आहे? 28 आहे नंबरची व्हॅल्यू. नंबरची व्हॅल्यू किती आहे? 28. 28 ग्रेटर दॅन जर 0 असेल, आहे कंडिशन ट्रू, लूप सुरू. 28 ला 10 नी मॉड केलं, रिमाइंडर किती? 8. इथे रिव्हर्सची व्हॅल्यू किती आहे? 0. 0 इंटू 10 किती? 0 प्लस आर 8. ओके, तर मग आता नवीन रिव्हर्स नंबर किती झाला आपला? 8 झाला. 28 ला 10 नी डिवाइड केला आणि पॉइंट काढून टाकला तर क्वेश्चन किती? 2. 2.8 येते ना, आन्सर इज 2. 2 कोणाला असाइन होईल? एन ला, नंबरला. लूप रिपीट, यांची नंबर 2 झालाय. 2 ग्रेटर दॅन 0 कंडिशन ट्रू आहे. लूप मधून आतमध्ये या. आता 2 ला 10 नी मॉड केलं तर रिमाइंडर 2. रिव्हर्स व्हॅल्यू किती झाली होती? 8. 8 इंटू 10, 80 प्लस 2, कोणाला असाइन होईल? आता 2 ला 10 नी डिवाइड केलं तर क्वेश्चन 0 ग्रेटर दॅन 0 कंडिशन फॉल्स. लूप के बाहर जाओ, रिवर्स को प्रिंट कर. अटेम्प्ट एनी 3, फिर से 4 मार्क के है. राइट डाउन एनी 4 EF गुड रूल. 12 रूल है. पहला रूल है द इंफॉर्मेशन रूल. ये इन्होंने आधा अधूरा लिख के दिया है. ऑल डेटा टू बी शोन टू द यूजर इन अ टेबुलर फॉर्मेट. इंफॉर्मेशन रूल क्या बोलता है? डेटा कौन से फॉर्मेट में दिखाना चाहिए? टेबुलर. यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है कि 2 का है? पहला रूल कौन सा है? इसका मतलब होता है ऑल इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस इज प्रेजेंट टू द यूजर ओनली इन अ टैबुलर फॉर्म. कौन से फॉर्म में इन्फो दिखानी चाहिए? टैबुलर. सेकंड है गारंटीड एक्सेस रूल. जो ऑथराइज यूजर है उनको डेटा गारंटीडली एक्सेस करते आना चाहिए, और ये अचीव करने के लिए टेबल नेम, कॉलम नेम, प्राइमरी की, ये सब प्रॉपर देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा डेटा. सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज का मतलब होता है 0 इज अ डिफरेंट, नल इज अ डिफरेंट. विराट कोहली बैटिंग को आया ही नहीं, इसको हम बोलेंगे नल. विराट कोहली बैटिंग पे आया लेकिन 0 पे आउट हो गया, इसको हम बोलेंगे 0. बराबर है. आपने पेपर दिया ही नहीं तो आपके मार्क्स रहेंगे नल. पेपर दिया लेकिन 0 मिला तो वो रहेगा 0. तो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू. चौथा छोड़ दो. पांचवा कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल.
इसका मतलब होता है एक ऐसी क्लियरली डिफाइंड लैंग्वेज होनी चाहिए जैसे कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, जो इतने सब काम कर सके। डेटा डेफिनेशन, व्यू डेफिनेशन, मैंने डीएमएल, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ये सब, ऑथराइजेशन, ग्रांट, रिवोक, ये सब। ठीक है, तो ऐसी लैंग्वेज अपने पास है एसक्यूएल। व्यू अपडेटिंग रूल, यानी व्यू में अपडेट किया तो डेटा क्या में अपडेट होना चाहिए, टेबल में। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट, या हाई लेवल का मतलब होता है मल्टीपल रोज, एट ए टाइम मल्टीपल रोज इंसर्ट अपडेट डिलीट करते आने चाहिए। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, एब्स्ट्रैक्शन में कितने लेयर होते हैं, उसमें से फिजिकल लेयर को हमें मॉडिफाई करना है विदाउट अफेक्टिंग व्यू लेवल। व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, फिजिकल लेवल, इसको मॉडिफाई करना है, इसको डिस्टर्ब किए बगैर, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। और सेंटर वाली लॉजिकल लेवल अपडेट करना है विदाउट अपडेटिंग, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। ओके, और एक क्या होता है, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, चेंजिंग द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द व्यू लेवल। तो कितने रूल्स, 10 है, और भी है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, बहुत बार क्या होता है पता है क्या, डेटाबेस एक कंप्यूटर पे नहीं होता। डेटाबेस का कुछ डेटा ये कंप्यूटर पे कुछ हो, मतलब डेटाबेस क्या होता है, स्कैटर्ड। एक सर्वर अमेरिका में होगा, एक सर्वर एशिया में होगा, एक सर्वर यूरोप में होगा। सो डेटाबेस का पूरा के पूरे सर्वर एट ए टाइम एक ही जगह पे रहते कि अलग अलग रहते हैं, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यूजर को इस डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कुछ बताने की जरूरत, यूजर को इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, यूजर को लगना चाहिए एक ही डेटाबेस है, एक ही जगह पे। ठीक है, नारंगी नगर में रखा है सर, और ऐसे ही लगना चाहिए। और नो सबवर्जन रूल, यानी डेटाबेस को मॉडिफाई करना है स्ट्रक्चर को, तो सिर्फ मॉडिफिकेशन के लिए एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, एंड दैट इज एसक्यूएल। कितने रूल्स है, 12। इन्होंने क्या दिया देखते, पहला इंफॉर्मेशन रूल, मतलब डेटा कौन से फॉर्मेट में दिखाइए। गारंटीड एक्सेस रूल, ऑल यूजर गेट एक्सेस, ऑल यूजर नहीं लिखना, ऑथराइज यूजर्स, इसके लिए प्रॉपर टेबल नेम, कॉलम नेम, प्राइमरी की देना पड़ेगा। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज, यानी जीरो अलग, नल अलग। डायनामिक ऑनलाइन कैटलॉग छोड़ दो। डेटा सब लैंग्वेज रूल, यानी सिर्फ एक ही लैंग्वेज यूज होनी चाहिए वो 5-7 ऑपरेशन करने के लिए। व्यू अपडेटिंग रूल, अगर व्यू में अपडेट किए तो अपडेट टेबल में भी होने चाहिए। हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट, यानी मल्टीपल रो इंसर्ट डिलीट अपडेट एट ए टाइम करते आने चाहिए। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, फिजिकल स्ट्रक्चर होते ना, बिलकुल होते, आपल्या नोट्स मध्ये सिंटॅक्स पण आहे त्याचा, हेडिंग पण आहे, होते 100% होते, इट इज प्रूवन। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कौन सी लेवल चेंज करना, विदाउट चेंजिंग। ओके, उसके बाद में है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कौन सी लेवल चेंज करना, विदाउट चेंजिंग। उसके बाद में है इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, यानी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को चेंज करना विदाउट अफेक्टिंग व्यू लेवल। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, तो डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ये यूजर को पता नहीं चलना चाहिए। नो सबवर्जन रूल, यानी मॉडिफिकेशन के लिए सिंगल लैंग्वेज सपोर्टेड होना चाहिए, ओनली वन एंड वन। वो भी 4 ही लिखना था, हमने 12 देख लिए, अब 11 देख लिए, एक ही छोड़ा। स्टेट द यूज ऑफ ग्रुप बाय एंड ऑर्डर, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, सिंपल भी है, और मैंने आपको ग्रुप बाय के 10 एग्जांपल दिए थे, 10। बघा, काय सिलेक्ट करायचं आहे, फ्रॉम विच टेबल, आणि ग्रुप बाय, तर मग इथे नुसतं ऍव्हरेज सॅलरी नका दाखवू ना, डिपार्टमेंट नंबर पण दाखवा ना। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा ऍव्हरेज सॅलरी, नाही तर कोणती ऍव्हरेज सॅलरी कोणत्या डिपार्टमेंटची आहे तुम्हाला समज, याच्यातही आन्सर येईल। डिपार्टमेंट एक 1 2 3 असं दिसेल, तुम्हाला मग 10 नंबरचं डिपार्टमेंट कोण, 20 नंबरचं कोण, 30 नंबरचं कोण, हे तुम्हाला अंदाजच घ्यावा लागेल। त्याच्यापेक्षा लिहा सिलेक्ट डिपार्टमेंट, पहिला कॉलम काय दिसणार, डिपार्टमेंट नंबर 10 20 30, दुसऱ्या कॉलम मध्ये त्या डिपार्टमेंट नंबर समोर त्यांची काय दिसणार, ऍव्हरेज सॅलरी। कोणत्या टेबलवर आहे हे सगळं, आणि ग्रुपिंग कशावर केलाय, येस। ऑर्डर बाय क्लॉज, हे पण झालं असेंडिंग डिसेंडिंग। सिलेक्ट, काय सिलेक्ट करायचं आहे, फ्रॉम विच टेबल, आणि ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर। आणि हे जर उलटा करायचं असेल
डिसेंडिंग ऑर्डर नाही तर डिपार्टमेंट नंबरच्या पुढे एक कीवर्ड लिहायचा कोणता DSC समजलं ऑर्डर बाय एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कर्सर इम्प्लीमेंटेशन कर्सर के 4 स्टेप है याद है क्या कौन से 4 पहला दुसरा तिसरा चौथा याचा व्हिडिओ अपलोडेड आहे क्लासरूम तुम त्याचा फायदा तुम्ही पाहता की नाही पाहते ओके सो और कुछ नहीं इस बार भी क्या करिए आप 2 GB का नेट देखिए मंथली जो आपका रिचार्ज होता है ना 1 GB 1.5 GB 2 GB इसमें 30-40 रुपए का ही फर्क है प्लान में अगर मान के चलिए कि 2 GB का 269 का सॉरी 1 GB का 269 का होगा तो 1.5 GB का 299 का रहता है 2 GB का 329 का ऐसे 100 150 का डिफरेंस नहीं रहता 40 तो ये महीने के लिए आपको उतना मैनेज करना पड़ेगा ठीक है मैंने वो देखा फैसिलिटी ऑफलाइन डाउनलोड की तो वो ऐप में नहीं हो रहा है ऑफलाइन डाउनलोड नहीं तो और ऐसे यूट्यूब की लिंक डायरेक्ट देके कोई मतलब है ही नहीं नहीं तो फिर आपकी ट्यूशन देखो आपकी क्या एक महीने में आपको 2 GB 3 GB का भी आपने प्लान लिया तो आपके हार्डली 100 रुपए जाएंगे उस महीने में लेकिन अगर हमने यूट्यूब की लिंक डायरेक्ट पब्लिक डाल दी ठीक है तो आप लोग जितनी इतनी ह्यूज फीस देके सीख रहे बाकी लोग बिना फीस देके सीख जाएंगे यस और उसके ऊपर किसका कंट्रोल है फिर ओके इसीलिए ऐप से ठीक है हाँ तो सबसे पहला काम क्या है कर्सर को कैसे करना कर्सर कर्सर का नेम इज सिलेक्टेड एग्जाम्पल देखो कर्सर कर्सर का नाम क्या है ए फिर कीवर्ड क्या चाहिए इज सिलेक्ट कौन सा कॉलम कौन से टेबल में से और किसके लिए जिसका एम्प्लॉय नंबर 3 है उसके लिए ये क्या हो गया कर्सर डिक्लेअर स्टेप बघा पहिले कोणता कीवर्ड लिहायचा मग काय लिहायचं कर्सरचं मग कोणता कीवर्ड पाहिजे मग कोणती क्वेरी पाहिजे काय सिलेक्ट करायचं आहे कोणत्या टेबल मधून सगळ्यांसाठी की एकासाठी दुसरं काम काय ओपनिंग कर्सर अब कर्सर को क्या करना चाहिए ओपन ओपन और उसके सामने कर्सर का नाम जैसे कर्सर का नाम क्या था तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा ओपन ए नेक्स्ट फेचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम कर्सर अब हम क्या करेंगे कर्सर से रिकॉर्ड को फेच करेंगे तो क्या लिखना पड़ता फेच फिर जैसे ए फेच यानी डेटा रिट्रीव करना ताकि उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सके इनटू बाद में क्या चाहिए वेरिएबल जैसे कीवर्ड कौन सा लिखा हमने कर्सर का नाम क्या लिखा हमने कीवर्ड कौन सा है और वो फेच करके जो वेरिएबल में पेस्ट करना है वो कौन है नेम अब आप बोलोगे वेरिएबल का नाम एक ही क्यों आया क्योंकि हमारे इसमें क्या था सिर्फ इनेम अब मान के चलो यहां अगर होता इनेम कॉमा कितने कॉलम होते हैं इनेम कॉमा सेल आपकी कर्सर में अगर 2 वैल्यू होते तो आपको नीचे कैसे लिखना पड़ता था पता है आपको ऐसा लिखना पड़ता था फिर फेच ए इनटू नेम कॉमा यस तो इनेम की वैल्यू नेम में आती थी सेल की वैल्यू एस में आती थी 3 वेरिएबल होते तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 3 नाम कर्सर का नाम एक ही रहेगा उस कर्सर में सिर्फ नेम है तो सिर्फ नेम वेरिएबल को असाइन करो नेम के साथ साथ सैलरी है तो यस को असाइन करो सैलरी के साथ साथ जॉब है तो जे को असाइन करो कॉमा कॉमा देखिए कितने भी कॉलम मतलब कर्सर में सिर्फ नेम ही आएगा ऐसा है क्या यू कैन ऍड मल्टिपल कॉलम्स और बाद में लास्ट स्टेप हे सगळ्यात महत्वाचं आहे बघा तुम्हाला सांगतो जर कर्सर मध्ये तिकडे इनेम आहे तर तुम्ही इकडे एन घेऊ शकता जर सॅलरी पण आलं असेल तर यस घेऊ शकता जॉब पण आलं असेल तर जे घेऊ शकता तर तिकडून तुमच्या कर्सर मध्ये किती व्हॅल्यू आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे की इकडे व्हेरिएबल किती पाहिजे आपल्या कर्सर मध्ये फक्त कोण होतं इनेम आणि कॉलम आणि व्हेरिएबलचे नाव वेगळे असतात तिकडे इनेम आहे तर इथे नेम घ्या किंवा एन घ्या आणि शेवटची स्टेप क्लोज द कर्सर किती स्टेप आहे मग टोटल
4 एक्झाम्पल बघा. व्हेरिएबलचं नाव, त्याचा डेटा टाइप कोणाशी मॅच होतो? येस. तर इनेम कॉलम आहे आणि नेम व्हेरिएबल आहे, लक्षात ठेवा. कर्सरचं नाव सांगा. ए. कोणती क्वेरी लिहावं लागते कर्सर मध्ये? इज कीवर्ड नंतर सिलेक्ट. फक्त कोणता कॉलम सिलेक्ट केला? मल्टिपल देऊ शकलो असतो का? इनेम कामा जॉब. यस. फ्रॉम ईएमपी डिटेल्स किसके लिए किया? जिसका एम्प्लॉय नंबर 3 है. फिर बिगिन किया, कर्सर को क्या किया? ओपन किया, फिर लूप किया शुरू. कर्सर, कौन से कर्सर को फेच किया और फेच करके कौन से वेरिएबल में डाला? नेम. कौन सा टेबल अपडेट किया? ईएमपी डिटेल. कमीशन 3000 किया जिसका एम्प्लॉय नंबर 3 था. ठीक है. फेच का भी लॉजिक देख लो. ए को फेच करके बराबर एक ही वेरिएबल में डाला. 2 वेरिएबल होते तो हम लिखते थे नेम कॉमा जॉब, लाइक दैट. कब एग्जिट करेंगे? डेटा नॉट फाउंड, यानी जब उस कर्सर में का पूरा डेटा खत्म हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा. और हम बोलेंगे रिकॉर्ड अपडेटेड, लूप एंड, कर्सर क्लोज. आपल्या तर कर्सर मध्ये एकच रो आहे ज्याचा एम्प्लॉय नंबर 3 आहे, म्हणजे लूप किती वेळा रिपीट होईल? जर तुम्ही तिथे एम्प्लॉय नंबर 3 लिहिलं, डिपार्टमेंट नंबर 30 लिहिलं असतं, तर डिपार्टमेंट नंबर 30 मध्ये 6 जण आहे. मग आपल्या कर्सर मध्ये 6 रो आले असते, तर हा लूप किती वेळा रिपीट झाला असता? आणि 7व्या वेळेस ए पर्सेंटेज नॉट फाउंडचा आन्सर ट्रू आला असतो, तो बंद पडला. एंड लूपच्या नंतर बाहेर येऊन कर्सरला काय करायचं? क्लोज. तर कितने स्टेप आहे? डिक्लेअर द कर्सर, ओपन द कर्सर, फेच द कर्सर, क्लोज द कर्सर. एक्सप्लेन एसिड प्रॉपर्टी. एसिड प्रॉपर्टी ये ट्रांजैक्शन के लिए होती है. ये मतलब ऑटोमिसिटी का मतलब होता है कोई भी काम एक तो 100% होना चाहिए, नहीं तो 0%. किसी ट्रांजैक्शन में अगर 6 स्टेप है तो एक तो 0 स्टेप रन होनी चाहिए, नहीं तो ऑल 6. तो एटोमिसिटी का मतलब होता है 0% या 100%. 100% सक्सेस रहा तो कमिट करिए, और बीच में फेल हो गया तो रोल बैक करिए. नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले डेटाबेस की कंसिस्टेंट जो स्टेट थी, ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद भी वो मेंटेन रहे. स्टेट बिफोर स्टार्टिंग द transaction and state after completing the transaction should be same and good. तुम्हाला जर तुमची गाडी कोणी मागितलं तर तुम्ही काय म्हणाल? हे काय गाडी घेऊन जा, तर जशी नेताय त्याच कंडिशन मध्ये आणून द्या. नेताना आता सगळी चांगली आहे ना, पाहून घे. येताना अशाच कंडिशन मध्ये आणून ठेव, काही प्रॉब्लेम नाही. टेक द व्हेकल. सो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी. आइसोलेशन. आइसोलेशन का मतलब होता है मल्टीपल ट्रांजैक्शन can run in parallel without disturbing each other independently. जैसे एक रोड से कितनी गाड़ियां जाती है एट ए, बहुत. एक दूसरे को टक्करी होती है हर बार? नहीं. ठीक है. ड्यूरेबिलिटी. ड्यूरेबिलिटी मतलब जो आउटपुट आएगा वो परमानेंटली सेव हो जाना चाहिए. सो 0% या 100%, यानी ट्रांजैक्शन शुरू होने के पहले की स्टेट और ट्रांजैक्शन खत्म होने की बाद की स्टेट दोनों वेल एंड गुड रहनी चाहिए. मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन रन इन पैरेलल विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर. और जो रिजल्ट्स आते हैं सक्सेसफुल कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन के आफ्टर कमिट, वो परमानेंटली सेव होने जानी चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर फेलियर और एनीथिंग. चौथा क्वेश्चन एनी 3, फिर से 4 मार्क्स के है. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए. इसको रोल्स ऑफ डीबीए भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीबीए बोल सकते हैं, या फिर फंक्शन्स ऑफ डीबीए. हे तर खूपच सोपं आहे. स्कीमा स्कीमा डेफिनेशन. स्कीमा म्हणजे डेटाबेसचं स्ट्रक्चर आणि डेफिनेशन म्हणजे डिफाइन करणे. तर डेटाबेसचं ओव्हरऑल स्ट्रक्चर कोण डिफाइन करतो? डीबीए. स्टोरेजचं स्ट्रक्चर बनवणं हे पण डीबीएचं काम आहे, डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर. ग्रांट करणे किंवा रिओक करणे हे पण काम डीबीएचं. स्कीमाला अपडेट मॉडिफाय करणे डीबीए. परमिशन ग्रांट किंवा रिवोक करणे डीबीए. परफॉर्मन्स ऍडजस्ट करणे डीबीए. रेग्युलर मेंटेनन्स करणे डीबीए. भरपूर काम आहे डीबीए कडे. एक्सप्लेन प्रायमरी अँड युनिक की कन्सेप्ट. प्रायमरी आणि युनिक मध्ये एकच फरक बघा. जेव्हा मी रोल नंबरला प्रायमरी की म्हणतो तर तो युनिक पण पाहिजे आणि
नॉट नल पण पाहिजे. पण जर मी मोबाईल नंबरला युनिक म्हटलं तर तो युनिक पाहिजे, नल बद्दल काय घेत नाही. म्हणजे बघा, रोल नंबर प्रायमरी कीच योग्य आहे, कारण तो युनिक पण असतो. आणि पण कॉलेजमध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी तुमच्याकडे मोबाईल नंबर असणं गरजेचं आहे का? नाही. म्हणजे मोबाईल नंबर असेल तर तो असा असला पाहिजे जो दुसऱ्याशी मॅच नाही झाला पाहिजे, म्हणजे युनिक. नसेल तर एमटी ठेवा, म्हणजे नल. कशामध्ये नल चालते? युनिक मध्ये. कशामध्ये नल नाही चालत? तर प्रायमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, युनिक प्लस नॉट नल. वेयर एज युनिक इज ओनली युनिक, नॉट नल वहां कंपल्शन नहीं है. और कैसे बनाते हैं आपको तो पता है, जब टेबल बनाते हैं तभी हम लिखते हैं, राइट? और यूनिक भी टेबल बनाते वक्त ही लिख दो. सांगा बरं इथे कोणता कॉलम आपण युनिक ठेवलाय? येस आयडी. ट्रिगर्स. ट्रिगर झालाय आपलं युनिट नंबर 5. आठवते का? तरी सांगून देतोस. हो, फोर्थ. फोर्थ ट्रिगर मैंने रन भी करके बताया था, नहीं मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, ठीक है? वीडियो प्ले किया था ट्रिगर का, इसका वीडियो है जिसको रन करके बताया गया था, ठीक है? चलिए देखिए एक बार. एक्झाम्पल. पहिले एक्झाम्पल बघा, हे खालचं. कमांड कोणती आहे? ट्रिगरचं नाव. हा ट्रिगर इन्सर्टच्या आधी रन होईल की नंतर? दोन ऑप्शन असतात, बिफोर आणि आपण कोणता ऑप्शन घेतलाय? बिफोर. कशाच्या बिफोर? इन्सर्टच्या बिफोर. ऑन कोणत्या टेबलवर? स्टुडंट टेबल. फॉर इच रो. फॉर इच रो. फॉर इच रो असते किंवा फॉर इच स्टेटमेंट असते. आपण स्टुडंट टेबल मधून किंवा इथे काय होत आहे माहितीये का, एक हे चुकलं नाही यांचं. डोंट यू थिंक सेट वगैरे कुठे आलं? आय थिंक इट इज रॉंग. मी सांगतो ते कसं पाहिजे होतं. बघा, लक्ष द्या. हे एक्झाम्पल बघा तुम्ही, मी कसं लिहिलंय. क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगरचं नाव बिल्ड ट्रिक. बिफोर की आफ्टर? कोणत्या क्वेरीच्या बिफोर? ऑन. टेबल नेम बिल. मग डिक्लेअर बिगिन. रेज अप्लिकेशन एरर. अप्लिकेशन एररचा कोड काय दिलाय? -20,000. आणि मेसेज काय दिला? ठीक आहे. आणि एंड केला. आता हा ट्रिगर बनला, ट्रिगर क्रिएटेड. आता रन केव्हा होईल सांगतो. आता तुम्ही डिलीट फ्रॉम बिल, बिल टेबल कोणती क्वेरी फायर करताय? डिलीट. पण आपण डिलीट वर काय लावून ठेवला? ट्रिगर. तर तो डिलीट करेल की हा मेसेज देईल? येस. परत सांगतो, एक्झाम्पल मध्ये बघा, कमांड काय आहे? क्रिएट ऑर रिप्लेस ट्रिगर. ट्रिगरचं नाव बिल्ड ट्रिक. याचे दोन व्हर्जन असतात, एक तर बिफोर किंवा आफ्टर. हा केव्हा आहे? बिफोर. कशाच्या? इन्सर्ट, डिलीट, अपडेट. डिलीटच्या. कोणत्या टेबलवर ट्रिगर आहे? मग डिक्लेअर. मग बिगिन. बिगिन मध्ये रेज अप्लिकेशन एरर हे रेडीमेड आहे. -20,000 पासून -20,999 पर्यंत काही कोड देता येतो. आणि आपण मेसेज दिला, यू कॅनॉट डिलीट द रेकॉर्ड. एंड. रन केलं तर ट्रिगर क्रिएटेड. आता जर तुम्ही या टेबलवर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करायला गेलं तर डिलीट होईल का? ट्रिगर फायर होऊन जाईल आणि तो म्हणेल यू कॅनॉट डिलीट द रेकॉर्ड. नसेल समजला, पुन्हा एक एक्झाम्पल. क्रिएट ऑर रिप्लेस ट्रिगर. ट्रिगरचं नाव आयटम ट्रिक.
कोणत्या ऑपरेशनच्या आधी? अपडेट ऑपरेशनच्या आधी. कोणत्या टेबलवर? फॉर इच रो की फॉर इच स्टेटमेंट? मग डिक्लेअर बिगिन रेज अप्लिकेशन एरर -20,001 यू कॅनॉट अपडेट द रेकॉर्ड. ट्रिगर क्रिएटेड. बरोबर आहे. आता जर तुम्ही अपडेट करायला गेले आयटम टेबल तर होईल का? काय बरं तो म्हणेल यू कॅनॉट अपडेट? कारण तुम्ही काय लावून ठेवलाय? ट्रिगर. एकदा तुम्ही इन्सर्ट डिलीट अपडेट ज्याच्यावर कशावर ट्रिगर लावलं असेल आणि ते ऑपरेशन करायला गेलं तर ते ऑपरेशन परफॉर्म होऊ दिल्या जात नाही. ती म्हणाल ट्रिगरचा फायदा काय? जर तुम्हाला वाटत असेल हे ऑपरेशन इथे परफॉर्म नाही झालं पाहिजे तर काय लावून ठेवा? ट्रिगर. म्हणजे ऍक्सिडेंटली किंवा पर्पजफुली कोणी तसं ऑपरेशन करायला गेलं तरी होणार नाही. ट्रिगर्सचे काही टाईप वगैरे असतात ते सांगून देतो. मग पकडा सपोज तुम्ही एक अपडेट क्वेरी लिहिली. काय लिहिली? एक. आणि त्यांनी 5 रो अपडेट होत आहे किती? आणि मग ट्रिगर जर 5 वेळा फायर करायचा असेल 5 रो साठी तर तो कोणता ट्रिगर? रो लेवल ट्रिगर. बरं, रो 5 अपडेट होत होत्या पण क्वेरी किती होती? एकच. तर मग एकच वेळा फायर झाला पाहिजे. तर मला सांगा, मी लिहिलं अपडेट सो अँड सो वेअर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 30 नंबरच्या डिपार्टमेंट मध्ये 6 जण आहेत. तर किती रो अपडेट होतील? मग 6 वेळा ट्रिगर फायर झाला पाहिजे असेल तर? बरं, 6 अपडेट होत आहे पण मी क्वेरी किती लिहिली? एकच वेळा फायर झाला पाहिजे असेल तर? नंबर ऑफ स्टेटमेंट जितका आहे तितक्या वेळा फायर करायचं असेल तर स्टेटमेंट. आणि त्या स्टेटमेंटनी जेवढ्या रो अपडेट इन्सर्ट किंवा डिलीट होतात तेवढ्या वेळा फायर करायचं असेल तर? ती इव्हेंट व्हायच्या आधी फायर करायचं असेल तर? ती इव्हेंट झाल्याच्या नंतर फायर करायचं असेल तर? आफ्टर व्ह्यूवर बनवला असेल तर? टेबलच्या जागी ट्रिगर जर व्ह्यूवर असेल तर इन्स्टेड ऑफ ट्रिगर. आणि सिस्टीम किंवा युजर इव्हेंट वर पण काही ट्रिगर्स लावता येतात, त्याला ट्रिगर्स ऑन सिस्टीम इव्हेंट. किंवा प्रत्येक रो साठी सेपरेट फायर व्हायचं असेल तर रो लेवल ट्रिगर. पूर्ण स्टेटमेंट मिळून एक वेळा फायर व्हायचं असेल तर स्टेटमेंट लेवल. इव्हेंटच्या आधी फायर व्हायचं असेल तर बिफोर, नंतर असेल तर आफ्टर, व्ह्यूवर असेल तर इन्स्टेड ऑफ ट्रिगर, आणि सिस्टीम किंवा युजर इव्हेंटवर असेल तर ते ट्रिगर्स. हा सिंटॅक्स आहे. क्रिएट ऑर रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगरचं नाव, बिफोर किंवा आफ्टर, इन्सर्ट अपडेट किंवा डिलीट, ऑन टेबल नेम, फॉर इच स्टेटमेंट किंवा फॉर इच रो, वेन कंडिशन. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिलेल्या सगळ्या गोष्टी आणि ट्रँग्युलर ब्रॅकेट मध्ये दिलेला. समजलं? आणि ड्रॉप करायचं असेल तर ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगरचं नेम. राईट ट्रिगर विच इन्वोक ऑन डिलिशन ऑफ रेकॉर्ड ऑन ईएमपी टेबल. आताच केलं, फक्त मी बिल टेबलवर केलं, तुम्हाला ईएमपी टेबलवर. बघा, क्रिएट ऑर रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगरचं नाव ट्रिग1. बिफोर की आफ्टर? कोणत्या क्वेरीच्या बिफोर? ऑन विच टेबल? मग बिगिन रेज अप्लिकेशन एरर झालं. फक्त मी ईएमपी वर केलं होतं, तुम्ही सॉरी मी बिल वर केलं होतं, तुम्ही ईएमपी वर करा. एक्सप्लेन डेटाबेस रिकव्हरी टेक्निक्स. डेटाबेसला रिकव्हर करण्याच्या काही टेक्निक्स असतात. बॅकवर्ड रिकव्हरी, फॉरवर्ड रिकव्हरी. बघा, रिकव्हरी टेक्निक एक काय? लॉग बेस रिकव्हरी. दुसरं शॅडो पेजिंग रिकव्हरी. तिसरं चेक पॉइंट. लॉग बेस रिकव्हरी बघा, it records sequence of log record which include all activity done by the database user. It records the activities when user changes the database. In case of database failure, by referring the log record, user can easily recover the data. Simple आहे. युजर ज्या ज्या क्वेरीज जे जे ऑपरेशन रन करताय ते सगळे आपण नोट डाऊन करून ठेवताय. क्रिएट टेबल केलं का नोट डाऊन, अल्टर टेबल केलं का नोट डाऊन, ड्रॉप टेबल केलं का नोट डाऊन. युजर ज्या ज्या इव्हेंट्स करताय, ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज करताय त्याला आपण काय करताय? रेकॉर्ड करून ठेवताय, नोट डाऊन करून ठेवताय सिस्टम मध्ये. आणि पुढे जाऊन जर डेटाबेस फेल्युअर झालं तर जे जे नोट डाऊन केलं होतं त्या क्वेरीज डबल रन करा, डबल डेटा रिजनरेट होऊन जाईल. समजलं? तर लॉग बेस रिकव्हरी मध्ये काय होते? युजर ज्या ज्या ऍक्टिव्हिटी, ज्या ज्या क्वेरीज परफॉर्म करताय त्याला आपण काय करून ठेवतो? स्टोअर. त्याची एक लॉग फाईल बनवून ठेवतो. आणि जेव्हा डेटा जर लॉस झाला असतं त्या लॉग फाईल मध्ये स्टोअर असलेल्या क्वेरीज रिरन करा, डेटा डबल येऊन जाईल. त्याला म्हणतात लॉग बेस रिकव्हरी. दुसरा आहे शॅडो पेज रिकव्हरी.
शॅडो पेज रिकव्हरी मध्ये काय होते, तुमचा जो ओव्हरऑल डेटाबेस आहे तो मल्टिपल पेजेस मध्ये डिवाइड केला. पकडून चला 100 MB चा डेटाबेस आहे ते 100 पेजेस मध्ये डिवाइड, आणि ते 100 पेजेसचा ऍड्रेस स्टोअर करण्यासाठी एक पेज टेबल असतो. कोणता टेबल? आता पेज शॅडो च्या केसमध्ये ऍडव्हान्टेज काय माहिती आहे का, काय लॉस झाले तर 100 पेजेस थोडी ॲट टाइप लॉस होत. फॉर एक्झाम्पल 95 नंबरचा पेज लॉस झाला तर मग आपल्याला फक्त रिकव्हर कोणता पेज करावा लागते? 95. सो ओव्हरऑल डेटाबेस इज डिवायडेड इनटू नंबर ऑफ पेजेस, शॅडो पेजेस. पूर्णच पेजेस ऍट टाइम गायब होतील की त्याच्यातले 1-2च होतील? मग प्रत्येक पेजेसची इन्फॉर्मेशन त्याचा ऍड्रेस कशात स्टोअर असते? पेज टेबल. तिथून ते लॉस झालेले रिकव्हर करता येतात. हे झालं शॅडो पेजिंग रिकव्हरी. नेक्स्ट आहे चेक पॉइंट. बघा हे जे आहे ना चेक पॉइंट, हे लॉग बेस रिकव्हरी सारखंच आहे. फक्त चेक पॉइंट मध्ये काय माहित आहे का, तेवढाच डेटा रिकव्हर करता येतो जो कमिट झालेला आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 100 ऑपरेशन केले आणि 98 पर्यंत कमिट आहे, आणि 2 ऑपरेशन 99 आणि 100 कमिट व्हायचं होतं ना, फेल झाला, आपल्याला रिकव्हर किती करता येतील? कमिटेड असलेले 98 करता येते. ते जे आपण 2 सेव्ह नव्हते केले त्याला रिकव्हर करता येणार. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 98 ऑपरेशन परफॉर्म केले, तिथपर्यंत कमिट झालाय, 99 100 लिहिलं पण ते काही कमिट अजून करायचं होतं, मधातच फेल्युअर झाला डेटाबेस, तर आपल्याला रिकव्हर किती करता येईल? वरचे 2. याला म्हणतात चेक पॉइंट बेस रिकव्हरी. किती टाईपची आहे रिकव्हरी? आता बघू द्या मला, कारण 9 वाजत आले. असेल पॉसिबल तर घेऊ, नाही तर उद्या. नाही, हे मोठा आहे. ओके, शैल वी स्टॉप? कल कर लेते इसको और दूसरा पेपर शुरू भी हो जाता है.